तो हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में बताने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6 से 10 तक। यानी आज के वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 से 10 तक यानी कुल हम लोग 5% को देखेंगे, जो कि हमारा हर एक क्वेश्चन कितना अंक का होगा, तो 15 अंक का होने वाला है। तो जितने भी स्टूडेंट इससे पिछले वाले वीडियो को नहीं देखे हैं उसको जाकर जरूर देख ले। इससे पिछले वाले वीडियो में 1 लाइनर और 5 नंबर वाले क्वेश्चन को करा चुके हैं, जिसका नंबर हम लोग प्ले लिस्ट में बना चुके हैं। तो जितने भी स्टूडेंट सेमेस्टर 4 में पढ़ रहे हैं, जिसका एग्जाम 28 जनवरी को सेकंड सिटिंग में होने वाला है, उसका VCA 2 में इन्वायरमेंटल स्टडीज है। VCA 2 में उनका इन्वायरमेंटल स्टडीज है, उनके लिए वीडियो वेरी 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 इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आपका इसी के क्वेश्चन से भिड़ेगा। हम लोग प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन को करा रहे हैं, इससे पिछले वाले वीडियो में करा चुके हैं। आज के वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 और से 10 तक को हम लोग करने वाले हैं। तो जितने भी स्टूडेंट न्यू हैं उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो आप लोग को पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कर दें, ताकि आपको वीडियो में मजा आए। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन एक एक करके देखते हैं। अब हम लोग एक एक करके आंसर भी देखेंगे। छठा क्वेश्चन है हमारा कि झारखंड के विभिन्न भौगोलिक प्रदेशों में विभाजित पर उनका संक्षिप्त वर्णन करना है। यानी झारखंड को विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में बांटना है, उसके बाद उनका एक संक्षिप्त टिप्पणी करना है, ठीक है, यानी वर्णन करना है। सातवां क्वेश्चन है हमारा कि पर्यावरण अवनयन को परिभाषित करना है और उसके मुख्य कारणों को विस्तारित विवरण दीजिए। आठवां हमारा कि जलवायु परिवर्तन की गति को तीव्र करते में मानवीय क्रियाकलापों का वर्णन करना है। यानी जलवायु परिवर्तन की गति को तीव्र करने में मानवीय क्रियाकलाप का वर्णन करना है। नौवां क्वेश्चन है हमारा कि वायु प्रदूषण के स्रोतों और प्रभाव क्या है, इसके संसाधनों का वर्णन करना है। लास्ट और अंतिम क्वेश्चन 10वां है हमारा कि जैव विविधता प्रबंधनों में शोध और एवं आंकड़ा को एकत्रीकरण की भूमिका पर प्रकाश डालना है। तो चलिए हम लोग सभी क्वेश्चन को देख लिए, और मेरे चैनल का नाम है स्टडी क्लासेस का जलवा, तो जहां पर हर क्लास का भी जलवा दिखाया जाता है। चलिए हम लोग एक एक करके क्वेश्चन को देख लिया, अब हम लोग एक एक करके आंसर को देखते हैं। तो यार क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या है एक बार और देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा कि झारखंड को विभिन्न प्रदेशों विभाजित करके उनका संक्षिप्त वर्णन करना है, ठीक है। यानी झारखंड के विभिन्न भौगोलिक प्रदेशों में बांटना है और उनको एक संक्षिप्त टिप्पणी करना है, यानी संक्षिप्त वर्णन करना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि झारखंड भौगोलिक क्षेत्र में रूप में छोटा नागपुर पठार का हिस्सा है, ठीक है। यानी झारखंड के भौगोलिक क्षेत्र में मुख्य रूप से हमारा छोटा नागपुर का पठार का हिस्सा है, जिससे भूमि भूभाग और घाटियों में पहाड़ियों के आधार पर मुख्य रूप से 4-5 भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। इसमें हमारा पहला है पाट क्षेत्र। पहला क्या है? पाट क्षेत्र, यानी सबसे ऊंचा वाला क्षेत्र। दूसरा है हमारा रांची का पठार, तीसरा है हमारा हजारीबाग का पठार, और चौथा है हमारा राजमहल की पहाड़ियां। चौथा क्या है हमारा? राजमहल की पहाड़ियां। और पांचवा है हमारा सिंहभूम की मैदानी पहाड़ी क्षेत्र। ये 5 भागों में बांटा गया। यह राज्य के खनिजों के समृद्ध है, ठीक है। झारखंड के मुख्य भौतिक प्रदेशों का विवरण को इसी प्रकार हम लोग देखेंगे। पहला था हमारा पाट क्षेत्र यानी पेट रेगोन। यह राज्य की सबसे पश्चिमी और ऊंचा है। राज्य के क्या है? सबसे पश्चिमी में है और ऊंचा है, ठीक है। औसत लगभग 900 से 1100 मीटर की है। औसत कितनी है? 900 से 1100 मीटर की है, जो कि पठारी भाग है। जो कि क्या है हमारा? पठारी भाग है। इसमें गुमला, लोहरदगा, लातेहार के कुछ हिस्से शामिल हैं, जहां पर नेतरहाट की ऊंचाई चोटी पाई जाती है। नेतरहाट की क्या होती है? ऊंची चोटी पाई जाती है। दूसरा है हमारा रांची के पठार यानी रांची प्लेट्यू। यह झारखंड का सबसे बड़ा भूभाग है, जो कि राज्य के मध्य में स्थित है। इसकी औसत ऊंचाई लगभग 600 मीटर है। यह स्वर्ण रेखा और दक्षिण कोयला जैसे नदियों से निकलती है। तीसरा है हमारा हजारीबाग का पठार यानी हजारीबाग प्लेयूट। इसे 2 भागों में बांटा जा चुका है, ऊपरी हजारीबाग का पठार और निचला कोडरमा का पठार, ठीक है। यह रांची के पठार से उत्तर में स्थित है। रांची के पठार से क्या स्थित है? और उत्तर में स्थित है। चौथा है हमारा राजमहल की पहाड़ियां यानी राजमहल की हिल्स, यानी उत्तर और पूर्वी में जैसे दुमका, गोड़ा और साहेबगंज क्षेत्र में स्थित पहाड़ियां का ज्वालामुखी लावा, जिसका जुरासिक काल से बनी है। पांचवा है हमारा सिंहभूम क्षेत्र, यानी यह दक्षिणी और पूर्वी हिस्सा में, जिसमें दलामा की पहाड़ियां और चाईबासा के मैदान शामिल है। लास्ट और अंतिम हो जाता है दामोदर घाटी और बाहरी मैदान क्षेत्र, यानी हजारीबाग से और रांची पठार के बीच दामोदर घाटी निगम और कोयला खदानों के लिए महत्वपूर्ण है। वहीं उत्तर में गंगा मैदान की हिस्सा साहिबगंज में भी स्थित है। प्रशासनिक विभाजित देखते हैं, यानी भौगोलिक भिन्नता के अलावा झारखंड में प्रशासनिक विभाजित के रूप में 5 प्रमंडलों में बांटा गया है। पहला है हमारा उत्तरी छोटा नागपुर, जो कि हजारीबाग के अंदर आता है। दूसरा है हमारा दक्षिणी छोटा नागपुर, जो कि रांची के अंदर आता है। तीसरा है हमारा संथाल प्रागना, जो कि दुमका के अंदर आता है। चौथा है हमारा कोल्हान, जो कि चाईबासा के अंदर आता है। पांचवा और अंतिम पॉइंट हो जाता है हमारा पलामू, जो कि मेदी
मेदिनीनगर के अंदर आता है, ठीक है, मेदिनीनगर के अंदर आता है। तो यार क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर जो कि ये हमारा 15 अंक का था। और जितने भी स्टूडेंट को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे और वीडियो को ज्यादा शेयर कर दे ताकि आपका 28 जनवरी वाला पेपर में एक भी क्वेश्चन ना छूटे। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7वां की ओर देखते हैं। नंबर 7वां का आंसर, क्वेश्चन नंबर 7वां क्या था हम लोग का, एक बार और देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7वां था हमारा, पर्यावरण अवनयन को परिभाषित करें और उनके मुख्य कारणों को विस्तारित विवरण दें। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को देखने आओ, हम लोग आंसर को देखते हैं कि पर्यावरण अवनयन यानी इन्वायरमेंटल डेग्रेडेशन, ठीक है, का एक अर्थ प्राकृतिक परिवेश में होने वाली अवांछनीय गिरावट है, जिसके तहत प्राकृतिक संसाधनों वायु जल भूमि की गुणवत्ता में कमी और जैव विविधता का विनाशकारी हो और पारिस्थितिकी असंतुलन का उन्नत होता है। यह प्राकृतिक जो कि मानवीय गतिविधियों को प्राकृतिक कारणों में और होती है, जो कि पृथ्वी की पारिस्थितिकी तंत्र को कमजोर करके जीवन में अस्तित्व को लिए खतरा पैदा करती है। पर्यावरण के अवनयन के मुख्य कारण विस्तारित विवरण है हमारा, जो कि पर्यावरण अवनयन के मुख्य कारण रूप में मानवीय गतिविधियों की जिम्मेदार है। पहला पॉइंट है हमारा वनों की अधुंधुंदा कटाई यानी डिफोरेस्टेशन, जो कि तेज से बढ़ती हुई जनसंख्या में शहरीकरण के कारण वनों की कटा जा रहा है, वनों को काटा जा रहा है, पेड़ों की कमी में मृदा का अपरदन हो रहा है, जलवायु की परिवर्तन हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि हो रही है और जैव विविधता की हानि हो रही है। दूसरा प्रदूषण यानी पोल्यूशन, जो कि औद्योगिकीकरण में वाहन और आधुनिक जीवन शैली के कारण जल वायु ध्वनि में मृदा प्रदूषण की तीव्र वृद्धि हुई है। हानिकारक रसायन में कीटनाशक और प्लास्टिक प्रदूषण में पारिस्थितिकी तंत्र को दूषित कर दिया है। जनसंख्या वृद्धि और अत्यधिक दोहन यानी बढ़ती जनसंख्या की आवश्यकता में पूरा करने के लिए प्राकृतिक संसाधनों और खनिज वन जल अनियंत्रित तरीके से उपयोग हो रहा है, जिससे संसाधनों में ह्रास हो रहा है। शहरीकरण और औद्योगिकीकरण, तेज से बढ़ते शहर और उद्योग में अपशिष्ट कचरा और प्रदूषण में उत्पन्न करते हैं, जो पर्यावरण के प्रत्यक्ष नुकसान को पहुंचाते हैं। अगला पॉइंट है हमारा कि अवस्थित और कृषि में मरुस्थलीकरण, जो कि कीटनाशकों का अत्यधिक प्रयोग और अनुसूचित चराई और वनों को साफ करके खेतों करने में मिट्टी और अपनी उर्वरता को खो देती है, जिनमें भूमि का बंजर और मरुस्थलीय हो रही है। अगला और अंतिम पॉइंट है हमारा जलवायु परिवर्तन, जो कि ऊपर दिए गए कारणों के सामूहिक प्रभाव ग्रीन हाउस के गैसों में वृद्धि होती है, जो कि वैश्विक तापमान में यानी ग्लोबल वार्मिंग में अनियमित रूप से मानसून और ग्लेशियरों को पिघलने के कारण बन रही है। इनके निष्कर्ष की बात करें तो पर्यावरण अवनयन को रोकने के लिए सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी वृक्षरोपण और संसाधनों की सीमित उपयोगों की आवश्यकता है। यह न केवल मानव अस्तित्व बल्कि सभी सजीव प्राणियों के लिए एक अवस्था और वातावरण को सुनिश्चित करने हेतु अनिवार्य है। यार क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर, जो कि ये भी हमारा कितने अंक का था, तो 15 अंक था। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर देखते हैं। यार क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को एक बार और देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग का क्या था। क्वेश्चन नंबर 8 था हम लोग का कि जलवायु परिवर्तन की गति को तीव्र करने में मानवीय क्रियाकलापों का वर्णन करें। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि जलवायु गति को तीव्र करते हैं कैसे, मानवीय क्रियाकलापों से। ठीक है, तो जलवायु परिवर्तन की गति को तीव्र करने के लिए मानव क्रियाकलाप आनी सबसे प्रमुख कारक है, जिन्होंने प्राकृतिक संतुलन को बिगाड़ दिया है। औद्योगिक क्रांति के बाद जीवाश्म ईंधन और अत्यधिक उपयोग में भूमि उपयोग के बदलाव के कारण वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा अद्भुत वृद्धि हुई है। जलवायु परिवर्तन की तीव्र करने के मुख्य मानवीय गतिविधियां निम्नलिखित है, जिसमें से हमारा पहला पॉइंट है जीवाश्म ईंधन के जलना यानी कोयला तेल प्राकृतिक गैस का बिजली उत्पन्न, परिवहन कारों विमानों को जहाजों या औद्योगिक प्रतिक्रियाओं के लिए दहन कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य ग्रीन हाउस गैसें के मुख्य स्रोत होते हैं। यह वैश्विक वार्मिंग को सबसे बड़ा योगदान करता है। अगला पॉइंट है हमारा वनों की कटाई यानी जंगलों को कृषि से बस्तियों को औद्योगिक उपयोगों के लिए काटना वनों की कटाई कहलाता है। यानी पेड़ CO2 को अवशोषित करता है, यानी कार्बन डाई को क्या करता है, अवशोषित करता है, लेकिन उनकी कटाई के कारण न केवल अवशोषण की क्षमता कम होती है बल्कि कटे हुए पेड़ों को जमा कार्बन डाई भी जलने या सड़ने से भी वायु प्रदूषण यानी वायुमंडल को वापस मिल जाता है। अगला पॉइंट हमारा कि कृषि पशुपालन। अगला पॉइंट क्या हमारा, कृषि पशुपालन यानी आधुनिक कृषि पद्धतियों और बड़े पैमानों पर पशुपालन मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड के प्रमुख स्रोत हैं। मांसपेशियों और जैसे गाय भैंस के पाचन तंत्र में बड़ी मात्रा में मीथेन गैस निकलती है।
रासायनिक उर्वरकों का उपयोग नाइट्रस ऑक्साइड से उत्सर्जित करता है, जो कि हमारा कार्बन डाइऑक्साइड से अधिक शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैसेस है। औद्योगिक प्रक्रियाएं, जो कि अगला पॉइंट हमारा इंडस्ट्रियल प्रोसेस, जो कि कंक्रीट, सीमेंट, स्टील और रासायनिक उत्पादों जैसे केवल ऊर्जा खपत करता है, बल्कि रासायनिक प्रतिक्रियाओं को माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड और हानिकारक गैसें जैसे CFCs भी छोड़ता है, जो कि ओजोन परतों के लिए क्या होते हैं, नुकसान पहुंचाती है। अगला पॉइंट है हमारा अपशिष्ट और लैंडफिल। कचरे के निपटने, विशेष लैंडफिल की कचरे को सड़ने से मीथेन गैस उत्पन्न होती है, जो कि जलवायु परिवर्तन को बढ़ावा देती है। अगला पॉइंट और अंतिम पॉइंट है हमारा शहरीकरण और भूमि उपयोग में परिवर्तन, जो कि शहरों के विकास और कंक्रीटीकरण और कंक्रीटी में जंगलों के कारण पृथ्वी में प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र में बदलाव आ रहा है, जो भूमि के गर्मी को अवशोषित करने की क्षमता को क्या करती है, प्रभावित करती है। इन गतिविधियों से परिणाम स्वरूप वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड और औद्योगिक क्रांति से पहले तुलना में लगभग 50% अधिक हो गया है, जो कि पृथ्वी के औसत तापमान में ग्लोबल वार्मिंग के कारण बन रहा है। यार क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर, जो कि ये भी हमारा 15 अंक होने वाला था और 15 अंक होता, तो आप लोग वीडियो को फुल वॉच करते हो, आपका 15 अंक कहीं नहीं जाने वाला है। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं कि अगला क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर को देख लिए हम लोग। अब क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा हम लोग का। क्वेश्चन नंबर 9 के आंसर को देखते हैं। तो चलिए एक बार क्वेश्चन नंबर 9 की और एक बार क्वेश्चन को देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 था हमारा कि वायु प्रदूषण के स्रोतों और प्रभाव क्या है, इसके समाधानों का वर्णन करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि वायु प्रदूषण का अर्थ हवा हानिकारक गैसों के धूल और धुएं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और अन्य तरह की उपस्थिति जो कि मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए हानिकारक है। इसके मुख्य स्रोत वाहन, उद्योग, कचरा जलना और प्राकृतिक कारण जैसे जंगल में आग लगना। इसके प्रभाव के क्या है, सांस लेने में बीमारियों को, कैंसर, ओजोन परत के लिए क्या क्षरण और जलवायु में परिवर्तन होता है। पॉइंट बाय पॉइंट देखते हैं। तो वायु प्रदूषण के मुख्य स्रोत आनी सिक्रोस ऑफ एयर पोल्यूशन। ठीक है, मानव वाला पॉइंट है हमारा कि मानव जाति जनित स्रोत यानी मैन मेड सिक्रोस, जो कि मानव द्वारा किए गए पोल्यूशन की बात करते हैं तो पहला आ जाता है हमारा वाहन के धुआं, जो कि कार, ट्रक, विमान आदि से निकलने वाले निकास प्रमुख कारण बनता है। दूसरा है हमारा औद्योगिक उत्सर्जन यानी कारखानों और बिजली संयंत्रों और तेल के रिफाइनों से हानिकारक गैसों की धुआं निकलता है। कचरा और कृषि अपशिष्ट यानी परलित ठोस कचरा को प्लास्टिक में जलाना। लास्ट और अंतिम पॉइंट है हमारा कि निर्माण कार्य यानी निर्माण और विध्वंस गतिविधियों में धूल कण PM2.5 और PM10 को उजाड़ना होता है यानी उड़ाना होता है। अगला पॉइंट हमारा प्राकृतिक स्रोत, जो कि नेचुरल सिक्वेयर होता है। यह जंगल की आग और भारी मात्रा में धुआं और कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न करती है, जो कि ज्वालामुखी विस्फोट को राख और जहरीले गैसों में हवा छोड़ते हैं। धूल और भारी आंधी प्राकृतिक धूल प्रदूषण होता है हमारा। वायु प्रदूषण के मुख्य और इफेक्ट में एयर पोल्यूशन आता है, जो कि स्वास्थ्य और प्रभाव यानी अस्थमा, क्रोनिक ब्रोंकोइटिस, फेफड़ों का कैंसर और हृदय रोग में स्ट्रोक्स होता है। तो पर्यावरण का प्रभाव की देखें तो ओजोन परत का क्षरण और अम्लीय वर्षा यानी एसिड रेन, जो कि जलवायु परिवर्तन के लिए हानिकारक होता है। पारिस्थितिकी तंत्र को देखें तो पौधों की वृद्धि में कमी होती है और मिट्टी और पानी में गुणवत्ता का गिरावट आता है। आगे हमारा कि वायु प्रदूषण में संसाधनों का नियंत्रण करने का उपाय क्या क्या है। तो चलिए देखते हैं कि स्वच्छ ऊर्जा का उपयोग करें यानी कोयले के बजाय पवन जैसी प्राकृतिक गैसों यानी CNG जैसे ऊर्जा का स्रोत का अपनाना होता है। सार्वजनिक परिवहन यानी निजी वाहन को बजाय सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें, जिससे उत्सर्जन में कम होती है। वृक्षारोपण करें यानी अधिक पेड़ लगाना और हानिकारक गैसों को अवशोषित कर हवा का शुद्ध करते हैं। अगला है हमारा कचरा प्रबंधन यानी कचरा जलाने के बजाय उसे रिसाइकल करना और वैज्ञानिक के तरीके से निपटना है। अंतिम पॉइंट है हमारा कि उन्नत तकनीकी यानी कारखानों में फिल्टर वाहनों को कैटालिटिक कन्वर्टर में ऊर्जा करें। इन उपायों को अपनाकर अपनी वायु गुणवत्ता को सुधार किया जा सकता है और वायु प्रदूषण पर नियंत्रण किया जा सकता है। यार क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर देखते हैं। तेरा आज के वीडियो का अंतिम उत्तर, जो कि क्वेश्चन नंबर 10 है और आज के वीडियो अंतिम क्वेश्चन होने वाला था। वीडियो ज्यादा लंबा इसलिए छोड़ के नहीं जाइएगा, क्योंकि आपका 28 जनवरी वाला पेपर बहुत ही नजदीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या था एक बार और देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा था कि जैव विविधता प्रबंधन को शोध एवं आंकड़ा एकत्रीकरण की भूमिका पर प्रकाश डालना था। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि जैव विविधता हमारा क्या था और उसकी आंकड़ा को वर्णन करते हैं हम लोग।
तो हमारा जैव विविधता प्रबंधन यानी बायोडिवर्सिटी मैनेजमेंट, जो कि शोध, रिसर्च और आंकड़ाकरण यानी डाटा कलेक्शन, जो कि डिजिटेशन होता है, भूमिका के आधारभूत और अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह केवल प्रजातियों की गिनती नहीं होती, बल्कि पारिस्थितिकी तंत्र के समस्त और समझने वाले संक्षिप्त करने की एक वैज्ञानिक आधार है। ठीक है, जैव विविधता प्रबंधन और शोध आंकड़ाकरण की भूमिका की मुख्य बिंदु है। पहला बिंदु है हमारा कि जैव विविधता यानी रजिस्टर का निर्माण, यानी भारत में जैव विविधता अधिनियम 2002 में किया गया। के तहत जैव विविधता प्रबंधन में समितियों, जो कि BMCS के माध्यम से स्थानीय स्तर पर जैव विविधता का दस्तावेजीकरण यानी डॉक्यूमेंटेशन अनिवार्य था। इनमें स्थानीय प्रजातियों को पारंपरिक ज्ञान और उनके उपयोगों का विविधीकरण रखा जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा कि प्रजातियों और अवकाश की गिनना, यानी डेटा संग्रह के द्वारा प्रजातियों की मुख्य जनसंख्या और उनके वितरण को और समय के साथ उनमें होने वाले बदलाव को ट्रैक किया जाता है। इससे संकटपन्न प्रजातियों को पहचान करने में, उनका संरक्षण की रणनीतियों में बनने में मदद मिलती है। अगला पॉइंट है हमारा वैज्ञानिक और सटीक निर्णय, जो कि शोध के माध्यम से यह पता चलता है कि कौन प्रजाति महत्वपूर्ण है और पारिस्थितिकी तंत्र को कैसे कार्य करती है। यह डेटा नीति निर्माताओं को सटीक निर्णय लेने में क्या होती है, सक्षम बनाता है। अगला पॉइंट है पर्यावरण परिवर्तन का मूल्यांकन, जो कि सैटेलाइट और जमीन सेंसर के माध्यम से डेटा एकत्र पर जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज और प्रदूषण में पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रभावों का आकलन किया जाता है। यह वन विनाश और आर्द्र भूमि के ह्रास को निगरानी के लिए आवश्यक है। अगला पॉइंट है हमारा कानूनी और नीतिगत ढांचा, जैसे जैव विविधता संरक्षण के लिए नियमों बनाने और जैव संसाधनों का अवैध शिकार यानी बायोप्रेकी को रोकने के लिए व्यापक शोध डेटा की आवश्यकता होती है। लास्ट और अंतिम पॉइंट रहा, जो कि सतत विकास यानी डेटा के माध्यम से जैव विविधता के उपयोग और उनके संरक्षण के बीच संतुलन को स्थापित किया जा सकता है। इनकी निष्कर्ष की बात करें, इनकी निष्कर्ष में हमारा शोध और आंकड़ाकरण जैव विविधता के संरक्षण और अनुमान आधारित, साक्ष्य आधारित है। ठीक है, जो कि बनते समय पर सटीक डेटा आने वाली पीढ़ियों के लिए परिस्थिति की स्थिरता को बनाए रखने के लिए कुंजी है। तो यार क्वेश्चन नंबर 10वां का आंसर और आज के वीडियो का अंतिम क्वेश्चन था 15 अंक वाला। तो ज्यादा वीडियो लंबा हो चुका है, और अगर वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, चलिए ज्यादा लेट नहीं करते हम लोग, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो हमारा भी होगा इन्वायरमेंटल स्टडीज पर। तो यह हम लोग पिछले वाले वीडियो को जरूर देख लें और इस वाले वीडियो को जरूर देख लें, क्या कि इसमें 1 से 5 क्वेश्चन वाले कराए, यानी 1 लाइनर 5 क्वेश्चन वाले नंबर को और 15 नंबर वाले क्वेश्चन को हम लोग करा चुके हैं। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।